हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो आप सबके लिए मैं लाया हूं हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हमने यूनिट और डायमेंशन कर लिया। और अब उसकी बारी अब जो बारी है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की है। चलो तो शुरू करते हैं इसके अंदर बिना टाइम वेस्ट करे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन को समझेंगे। और जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वो क्लास 9th का भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, यूज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई आप सबने 9th क्लास में कितना पढ़ा है और कितना डीप से पढ़ा है, तो यहाँ पे कितना आप सबको समझ आता है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन जो है वो मोशन क्या होता है, और साथ ही साथ जो हमारा मोशन है, मोशन ऑन और रेस्ट, क्या होता है मोशन और रेस्ट। जो मोशन होता है हमारा वो एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है, देखो ये क्या है, रिलेटिव टर्म, और ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देखो जो मोशन होता है हमारा और जो रेस्ट होता है ये एब्सोल्यूट नहीं होता, सही बात नहीं होती। जैसे मान लो कि आप ये जो पेन है, ये पेन क्या है, अभी देखोगे इसके मतलब इस पेन को देखोगे तो अभी किस पे है, ये रेस्ट पे। आप इसको देख के बता दोगे कि क्या है, अभी तो रेस्ट पे है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो पेन है ये रेस्ट पे ही रहे। समझा। तो अब जैसे क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति जाता है मून पे, और तुम सबको पता ही है कि जो अर्थ है वो अर्थ क्या करती है, हमारा रिवॉल्व करता है, मतलब घूमती है। तो वहां से कोई मून से कोई अर्थ पे देखे तो ये जो पेन है वो कैसे दिखेगा, घूमते हुए दिखेगा, मोशन में दिखेगा। तो जो मोशन और जो रेस्ट है वो क्या है, एक रिलेटिव टर्म होता है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि भाई जो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मोशन है तो मोशन में रहेगा। जैसा कि अब एक और एग्जांपल जैसे देखो कि मान लो कि आप जा रहे हो गांव। कहाँ जा रहे हो, गांव जा रहे हो। अब गांव जा रहे हो और आपने किसका सफर कर रहे हो, ट्रेन का सफर कर रहे हो। तो ट्रेन के अंदर जब आप सीट पे बैठे होते हो, अब मान लो ट्रेन क्या है, चल रही है। ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है। तो ट्रेन चल रही है और जो आपके सामने जो लोग बैठे हुए, कौन है, आपके सामने जो लोग बैठे होते हैं, मान लो आपने देखा उनको। ठीक है, तो देखने के बाद देखोगे तो आपके सामने जो लोग है वो किस पे दिखेगा, आपको रेस्ट पे दिखेगा, रेस्ट पे बैठे होंगे। लेकिन ठीक मान लो ट्रेन जो चल रही है और आप ट्रेन के बाहर देखते हो, और ट्रेन के बाहर देखोगे तो ज्यादा पेड़ वेड़ है, कोई भी जैसे, हाँ पेड़ वेड़ दिख जाएंगे, लोग दिख रहे हैं मान लो रोड पे, तो वो कैसा दिखेंगे, आपको चलते हुए दिखेंगे। और ये क्यों दिखेंगे, क्योंकि मोशन और एक रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। अब तो अब रेस्ट पे हो लेकिन बाहर वाले लोग क्या है, मोशन में, लेकिन उसी टाइम आपके सामने वाले लोग क्या दिख रहे हैं, रेस्ट पे दिख रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, मोशन और रेस्ट होता है। मोशन और रेस्ट में, मोशन और रेस्ट में ये क्लास 11th की थोड़ी सी एक अलग एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब मान लो कि आप कहां पे बैठे हो, धरती पे बैठे हो। किस पे बैठे हो, धरती पे। मान लो कि आप यहां पे कहा हो, लैंड पे, और आप कहां पे हो, धरती पे, यहां पे खड़े हो, और आपके सामने क्या है, एक सुंदर सी कार है मान लो। ये कार है, और आप क्या करते हो, इस पोजीशन से इस कार को देखते हो, और कार क्या कर रही है, मान लो कार जो है वो चल रही है आगे कुछ वेलोसिटी से। अब ये आगे जा रही है, क्या जा रही है, क्या बोलते हैं, ये कार जो है वो आगे की ओर जा रही है। लेकिन जब ये व्यक्ति देखता है किसको, इस कार को, तो इसका जो ये जहां से ये देख रहा है, जो इसका प्लेस है, जो पोजीशन जहां पे इसका, इसी को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आप कोई भी चीज को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कहां से कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है। मान लो कि मैं यहां से कैमरे को देखता हूं, सामने वाला कैमरा को, तो मेरा पोजीशन कहां हो जाएगा, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरी कहां हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। मान लो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं कैमरा को देखता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये जो जगह होगी जहां पे मैं खड़ा होऊंगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और व्यू, क्या है, कोऑर्डिनेट और व्यू पॉइंट रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन मेजर। मतलब वो पोजीशन होगी जहां से व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि भाई कहां से वो पोजीशन से देख पा रहा है। सही है, क्लियर हो गया भाई बात।
अब अगला बात आता है मोशन। चैप्टर का नाम ही जैसे मोशन है, तो मोशन का मतलब क्या होता है? द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन के मतलब मोशन क्या होता है कि भाई मान लो आपके आप यहाँ पे हो, चलते 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 आप कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। मतलब आपने क्या करी? अपने पोजीशन को चेंज करी। अब पोजीशन को चेंज करोगे तो आप क्या कर जाओगे? कहलाओगे मोशन में कहलाओगे। और इसी के साथ साथ डू नॉट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मान लो कि आप कोई भी चीज पे खड़े हो, आप उतनी देर से यहीं पे आराम से बहुत देर तक खड़े हो, अब खड़े हो खड़े हो खड़े हो, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब वो व्यक्ति किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। तो हमने क्या समझा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन का मतलब कि अपने पोजीशन को चेंज कर ले, और रेस्ट का मतलब जो अपने पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब जो मोशन है हमारा, मोशन है वो मोशन कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के मोशन होते हैं जो 9th क्लास में पढ़ा है। जो पहला होता है हमारा वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या है? इफ बॉडी इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, वो क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एंड इक्वल डिस्टेंस क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किस पे आएगा? यहाँ पे इंटरवल होगा। इसको यहाँ पे थोड़ा कट कर देते हैं, मिस्टेक हो, वही तो 2 बार लिखा दो। इक्वल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे होगा। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ बॉडी इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई ऐसा एक मोशन है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। जैसे समझो, मान लो ये हमारा जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है यहाँ पे, और इधर क्या है? बी पॉइंट है, और यहाँ पे है सी पॉइंट। मान लो आप कि ए से बी पे जाते हो। कहां से जाते हो? ए से बी। यहां से जाते गए जाते गए और कहां पे गए? बी पे। और फिर दोबारा कहां जाते हो? बी से सी जाते हो कहीं जगह पे। ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस जो है वो मान लो कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। और यहां भी कितना है? 2 किलोमीटर। यहां पे देखोगे ए से बी जो है वो 2 किलोमीटर है, और बी से सी भी कितना है? 2 किलोमीटर। और जब आप जाते हो 2 किलोमीटर, तो ए से जब बी जाते हो तो उसके बीच में समय भी लगेगा, टाइम भी लगेगा कुछ। जो यहाँ पे जो टाइम लग गया, मान लो कि आपको 1 घंटा लग गया। और बी से जब सी जाते हो तो यहाँ भी कितना लग गया? 1 आवर लग गया। तो यहाँ पे देखोगे 1 आवर। तो जब ए से बी जाता है तो 2 किलोमीटर लगा, और बी से सी भी जाता है तो वहां भी 2 किलोमीटर। और इनके बीच में कितने कितने घंटे लगे? 1-1 घंटा लगा। इसका मतलब ये जो मोशन है, जो ये दिख रहा है ये मोशन, ये क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि ए से बी जा रहा है तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और बी से सी भी जा रहा है तो इक्वल डिस्टेंस है, और टाइम भी क्या है यहाँ पे? इक्वल कवर कर रहा है। तो यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कि जहां पे इक्वल ट्रेवल ना करे। देखो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन मान लो यहाँ पे 1 घंटा लग गया, नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, और यहाँ लग गया मान लो 2 घंटा, तो ये हो जाएगा सेम उसी में जैसे जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ अ बॉडी ट्रेवल इज अनइक्वल डिस्टेंस, क्या करता है? अनइक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है, जरूरी नहीं। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं, या टाइम भी सेम हो सकता है और टाइम इक्वल भी हो सकता है। तो ये हो सकता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात। अब क्या है, जो क्लास 9 में पढ़ा होगा उसका नाम है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसमें, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? Those quantity has magnitude but no direction is called क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी भले क्या नाम है? स्केलर क्वांटिटी होगा ना, तो वेक्टर लिखा गया। 1 मिनट रुको, मैंने चेक भी नहीं किया ना इसमें। तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया स्केलर। और अब अगला है, जैसे स्केलर में कौन कौन सी चीजें हो सकती है? जैसे टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, मास होता है, पावर होता है, वर्क हो गया, टाइम हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्केलर। इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ उसके पास कुछ वैल्यू हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, जब वेलोसिटी जैसे होता है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, कुछ वैल्यू दी होगी, इसको उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल में वेक्टर क्वांटिटी में होता है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारे के सारे हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? तो आगे देखते हैं। अब जो देखोगे वो है हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस क्या होता है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। कोई भी बॉडी है उसने एक्चुअल में कितना चला है, उसी को क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये साथ ही साथ क्या है, ये स्केलर टर्म है। स्केलर का मतलब हो गया इसके पास वैल्यू तो होगी मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये हो गया, समझ गया। और साथ ही साथ क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसा सवाल देखने को मिल सकता है, तो देखो मान लो आपके पास ये क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ये ट्रायंगल है। अब यहां से व्यक्ति जो है वो कहां से चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। मान लो किस पे करता है, ए पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, इससे ए पॉइंट से शुरू करता है चलना। और ए से चलते 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 कहां आता है, बी पे आता है और बी से सी पे चला जाता है, सी पॉइंट पे। और कैसे पाथ पे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी रास्ते से पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसके इस कंडीशन में आपको क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में क्या होगा वो बताना है। तो देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। मान लो ए से बी जो है वो चलता है कितना, 3 मीटर, और बी से जब सी जाता है तो यहाँ चलता है 4 मीटर। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो ये बनाई गई है ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस कहता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। जो बॉडी है जो गया इस रेड वाले पाथ पे, तो उसने कितना एक्चुअल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो देखोगे ए से बी जाता है तो यहाँ 3 हो गया, और बी से सी जाता है, तो हमें किसका निकालना है, ए और सी का डिस्टेंस निकालना है, ए और सी का निकालना है। तो यहाँ ए से बी जाता है 3 मीटर और बी से सी जाता है 4 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 7 मीटर हो गया। लेकिन मान लो अब इसी पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका एक तरीका होता है कि भाई जो पार्टिकल जहां से शुरू किया है और जहां पे उसने क्या कर दिया, खत्म हुआ है, आराम से उसको एक लाइन बनाओ और उसको जोड़ दो। तो ए से जब सी पे जोड़ दोगे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पाथ हो जाएगा ना, बिल्कुल जो ये दिख रहा है व्हाइट वाला, यही पाथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से शुरू किया पॉइंट और जो फाइनल किया जहां पे खत्म हो गया, उसको एक स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, सीधे लाइन से जोड़ देना है। तो यहाँ सीधे लाइन से ये वाला जोड़ोगे तो यही तो हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री एंगल है, ट्रायंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस। और पाइथागोरस लगाने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला, ये डी निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, मान लो ये ये क्या होता है, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, रूट में पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। पी का मतलब होता है ये वाला जो पार्ट है, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर नीचे वाली, तो कितना आ गया h की वैल्यू, 4 चौक 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, √25। और √25 कितना होता है, बताओ भाई, √25 कितना होता है, √25 होता है हमारा 5 मीटर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो कितने का होगा, 5 मीटर तक का होगा, ये 5 मीटर का होगा। बस, तो ऐसे ऐसे इजी इजी सवाल पूछे जा सकते हैं। और भी देख लो, जैसे एक सवाल है कि एक पार्टिकल है और ये चलता है किस पे है, सीधी लाइन में चलता है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में चलता है, किसमें चल रहा है, स्ट्रेट में, ये हो गया, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब यहां से शुरू करता है, कहां से, 0 से 5 मीटर तक, ठीक है, 0 से 5 मीटर तक चला। अब इस कंडीशन में अब पार्टिकल कैसे चला होगा, मान लो यहां से गाड़ी चल रही है, गाड़ी जा रही है, और यहां से गाड़ी कैसे जा रही है, वो आगे की ओर जा रही है, और यहां से यहां तक गया, और ये देखोगे तो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां देखोगे डिस्टेंस, तो यहां से शुरू करता है और ये टोटल कितना मीटर का, 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया कि भाई जो शुरू का जो यहाँ से स्टार्ट किया है और जहां फाइनल उसने खत्म किया, तो उसको एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो यहां से जोड़ दिया तो टोटल, अब जोड़ेंगे भी तो ये भी किस में होगा, इसी वाले पार्ट पे आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब जो पार्टिकल है फॉर स्ट्रेट लाइन, जब कोई पार्टिकल मान लो कि स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इस कंडीशन में दोनों सेम आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन है वो देख लो यहां पे, कि भाई जो डिस्टेंस होता है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनकी क्या है, ये रिलेशन याद कर सकते हैं हम लोग कि भाई जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और या तो वो उसके बराबर होगा या तो वो उससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये याद कर सकते हैं, जब आप सोओगे भी तब भी याद रखना है कि भाई जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वल कब होंगे, जब सीधे सीधे जा रहे हैं। अब मान लो गाड़ी यू टर्न ले लेती है, मतलब गाड़ी घूम जाती है, तो डिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हो गई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब जो हम आगे आते हैं वो है एवरेज वेलोसिटी। किस पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी तो आप तो पढ़ा ही होंगे क्लास 9th में। तो अब बात करते हैं किसके ऊपर, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे, ऑल अबाउट एवरेज कंडीशन। जो एवरेज कंडीशन होती है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो समझ लो कि आप क्या करते हो, ए पॉइंट से, जैसा भी एक बताया था, ए पॉइंट से कहां गए आप, बी पॉइंट पे चले गए, और बी से कहां जाते हो, सी पे जाते हो। भाई कहां से शुरू किया आपने चलना, यहां से ए से शुरू किया और जा रहे हो बी पे, फिर बी से जा रहे हो सी पे। इतने समझ में आ गया बात। और ये जो पाथ है तुम्हारा वो कैसा है, ऐसा है, यहां से यहां गए, फिर इसको यहां से यहां चले गए,
ये समझ गए। अब तुमने क्या करा कि जब ए से जब बी जा रहे थे तो ए से बी गए, बी से सी गए, 2 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 3 किलोमीटर लगा चलने के लिए, और यहाँ पे कितना चला, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, एवरेज डिस्टेंस मतलब स्पीड कितनी होगी। तो देखो सीधा फॉर्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पूरे हमारे जर्नी में। तो यहां से होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कि जब आप यहां पे ए से बी गए और बी से सी गए तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वहां पे साथ ही साथ कि भाई उसमें कितना टाइम लगा है और कितना तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यही हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है डिस्टेंस भले एवरेज स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड हो जाता है। बस ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब ये जो एवरेज स्पीड है और जो स्पीड है, स्पीड के सामने पे स्पीड आ जाएगा, लेकिन आप जानते हो कि भाई जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो वहां पे क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखोगे एवरेज स्पीड तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो एवरेज वेलोसिटी होता है तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। ये हो गया खत्म हमारा एवरेज वेलोसिटी में। अब इसके दो अलग अलग क्या हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं। किसकी, हमारी एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों सेम ही बात होती है, बस उसमें डायरेक्शन का फर्क है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसकी दो अलग अलग क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी दो कंडीशन है, ये देखो एक बार। किसका लेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की कौन कौन सी बात हो सकती है, दो अलग अलग बातें हो सकती हैं इसकी। कौन कौन सी है दो अलग अलग बातें इसकी, यहां पे एक जो बात होती है फॉर इक्वल टाइम के लिए। किसके लिए, फॉर इक्वल टाइम के लिए। और एक हो सकती है किस पे, फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन में क्या है कि जब आप ए से बी जाते हो और बी से सी जाते हो, मतलब एवरेज वाली कंडीशन जो भी पीछे बताई थी, उसके बीच में जब आप ए से बी गए और उनके बीच में आपका जो टाइम है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 2 आवर है और यहाँ पे भी कितना है, 2 आवर। दोनों के बीच में क्या है, टाइम सेम है और डिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा। तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर इक्वल टाइम के लिए वो हम सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाय 2। जितनी वेलोसिटी है उसको ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए कौन सा लगेगा, फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए तो इसमें लिखेंगे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो एवरेज वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले होगा, टोटल 3 अलग अलग फॉर्मूले होंगे। कौन कौन से, एक तो होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर होता है एक किसकी कंडीशन पे, इक्वल फॉर इक्वल टाइम के लिए। मान लो ए से बी जा रहे हैं और बी से सी, तो वहां पे टाइम सेम होगा, तो टाइम सेम होगा तो क्या लगाएंगे, वहां वेलोसिटी दे रखा होगा
तो वहां पे क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और जब फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस जब सेम होगा और टाइम मान लो अलग है, तो वहां पे क्या होगा, लगाएंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। जैसे क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। अब जो क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल एट, कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर से कार जो है वो चल रही है, फॉर कितने में, टाइम लगाया कितना, 2 घंटे, एंड 60 किलोमीटर पर आवर है, और वहां पे भी टाइम क्या लगता है, 2 आवर लगता है। तो देखोगे यहाँ पे टाइम कितना है, 2 घंटा है, और यहाँ भी कितना है, कितने आवर है, 2 आवर है। मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि पीछे बताया, फॉर इक्वल टाइम के लिए। देखो फॉर इक्वल टाइम के लिए क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी इसमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, ये फॉर इक्वल टाइम के लिए। फॉर इक्वल टाइम के लिए क्या लगेगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ v1 की वैल्यू देखा जाए, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू शुरू में 60 किलोमीटर पर आवर, और v2 की वैल्यू कितनी है, देखोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बस वैल्यू यहाँ पे डाल दो और उसको सॉल्व कर दो। तो v1 की वैल्यू कितनी है, 60, v2 की वैल्यू है 80, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। 60 और 80 कितना हो जाता है, 140, और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, जिसको हम एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से डब्बे में बंद कर दो तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाता है, ये आ जाता है 70 मीटर पर सेकेंड। बस इजी क्वेश्चन है। अब अगला एक और है एवरेज स्पीड पे, पॉज करो, इसको ट्राई करो एक बार। तो देखोगे ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अ बाइक ट्रेवल, एक बाइक जो है वो ट्रेवल करता है, चल रहा है बाइक, कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम कितना लगा है यहाँ पे, 1 आवर लगा है, ठीक है। और दूसरी बाइक जो है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, और उसमें भी टाइम लगा है कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, टाइम दोनों के कंडीशन में यहाँ पे दोनों जो है वो टाइम क्या है, सेम है। और टाइम सेम के लिए क्या लगाते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे किसके लिए है, फॉर इक्वल टाइम के लिए। फॉर इक्वल टाइम के लिए क्या लगेगा, सीधा डायरेक्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ v1 और v2 की वैल्यू बताओ कितना है। v1 वैल्यू देखोगे शुरू की तो यहाँ पे कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। v2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रहा v2 की 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डब्बे में दोनों तरफ से एस को बंद कर दो। तो v1 की वैल्यू कितनी है, 30, v2 की वैल्यू 50, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल, कितना आ गया टोटल। अब देखो अगला ये क्या होगा, तो यहां पे कितना आ गया, टोटल आ गया 60, बोले क्या नाम है 50, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन है, अ कार मूविंग, एक कार है वो मूव करता है और कवर करता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब ए से बी जा रहा है,
ए से बी जा रहा है और बी से कहां पे जा रहा है, सी पे। तो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस कहाँ है, मतलब है कि ए से बी जाता है तो वहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 1/2। और वहां पे स्पीड कितनी थी उसकी, v1 की वैल्यू कितनी है, शुरू में वेलोसिटी उसकी है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकंड जो हाफ डिस्टेंस है, मतलब बी से जो सी गया, वो यहां से यहां जो टोटल डिस्टेंस है डी की वैल्यू, वहां पे कितना वेलोसिटी से कवर करता है वो, 60 किलोमीटर पर आवर से। कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से। मतलब v2 की वैल्यू पता चल गई हमें, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। मतलब पूरे जर्नी के अंदर क्या है कि टोटल के टोटल एवरेज स्पीड जो है वो कितना आया है, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे कंडीशन कौन सी है, कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे अब सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। और डिस्टेंस सेम के लिए क्या लगाते हैं, डिस्टेंस सेम के लिए तो फॉर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एवरेज स्पीड का। तो देखो एवरेज स्पीड हो जाएगा किसके बराबर, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये निकाल दिया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से डब्बा बंद कर दिया। तो v2 हो गया, 2 का 2 आ गया, v1 की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में 40 और v2 की वैल्यू कितनी है 60 और v1 हो गया 40 प्लस 60, ये हो गया वैल्यू रख दिया। अब इनको क्या करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 6 और 4 24 हो जाएगा, 24 और 2 कितना होगा 48, मतलब 48 और 0 का 0 आ गया। कितना है 60 और 40, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो ये सही है, कट गया। अब यहाँ पे 48 को जब 100 से मतलब क्या बोलते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.8 मीटर पर सेकंड। तो 4.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, पूरे इस होल जर्नी के अंदर उसका एवरेज स्पीड पता चल जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का। तो ये हो गई हमारी, सारे जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर हो गया, एवरेज स्पीड के ऊपर कवर कर दिए भाई सारे। और देख लेते हैं इसके अंदर एवरेज स्पीड के कोई क्वेश्चन एवरेज स्पीड के, ये वाला एक बार देखो, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। अब ये जो सवाल है वो पहले पढ़ो एक बार। अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी, मतलब कोई सिटी ए है, टू कितना जाता है सिटी बी, कोई ए शहर से बी शहर पे जाता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, जैसे मैंने बताया था। अब इसमें बहुत सारे तीन दे दिए यहाँ पे, क्या मतलब कुछ पार्ट दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट जब जाता है ए से बी तो वहां पे कितना लगाता है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30। और सेकंड किलोमीटर जो सेकंड पार्ट है वो कितना लगाता है वहां पे 60 से, और जो थर्ड जो जहां पे जाता है वो कितना लगाता है 90 से। तो यहाँ पे लग जाएगा अब फॉर्मूला कौन सा, देखो ए से जब कहा जाता है बी से, ए से कहा गया बी पे और बी से कहा गया सी पे, और ये जा रहा है सी से डी में भी जा रहा है, मतलब 4 अलग अलग प्लेस पे जा रहा है वो। ए से जब बी जाता है तो वहां पे फर्स्ट पार्ट में कितना क्या होता है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे उसकी v1 की वेलोसिटी कितनी हो गई, पहली v1 की वेलोसिटी बताओ, v1 की वेलोसिटी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, v2 की वैल्यू कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और v3 कितना हो जाएगा, v3 होगा 90 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब यहाँ पे टाइम जो है वो क्या है इक्वल है, तो हम जब वहां लगाते थे एवरेज एक स्पीड बताया था v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाय कितना था 2 था, लेकिन वहां तो 2 वेलोसिटी और यहाँ तो 3 आ गई। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो 2 था उसको बढ़ा के 1 बढ़ा देंगे और हो जाएगा वो टोटल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी है टोटल, 3 अलग अलग वेलोसिटी है। तो स्पीड को लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी। तो v1 की वैल्यू कितनी है 30 60 90, तो v1 की वैल्यू हो गया 30
60 90 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3। तो यहाँ पे टोटल इसको जोड़ेंगे तो 30 और 60 कितना हो गया 90, 90 और 90 180 और 180 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 को 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो कितनी भी वेलोसिटी दे बस वहां पे क्या करना है वेलोसिटी को बढ़ा देना है और नीचे वाले संख्या जितनी वेलोसिटी है 2 है 3 है 4 है 5 है जितना भी है उसको क्या करेंगे नीचे से बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का। अब जो बात करते हैं वो कुछ पे अब जो बात है वो करते हैं हम भाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। किस पे रूल ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे। तो यहाँ पे समझना है कि भाई जैसे पोजीशन वेलोसिटी क्या होता है स्पीड क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है इन सब की डेफिनेशन पहले से तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है पहला हमने लिया उसको बोलते हैं पोजीशन। क्या लिया पोजीशन लिया या इसको हम इसको बॉक्स में लिख देते हैं इससे अच्छा। एक मिनट रुको यहां पे लिया हमने पोजीशन और इधर ले रहे हैं और इधर ले लिया एक और लास्ट में ले लेते हैं ये। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ये है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन को हम दिखा सकते हैं किससे पोजीशन वो कहीं कहीं लिखा होगा एक्स से भी लिखा हो सकता है एस से भी लिखा हो सकता है और कहीं कहीं देखा होगा मतलब एक्स और एस से ही ज्यादातर होता है और आर से भी होता है। किससे आर से। इसका मतलब वो क्या है पोजीशन देखा हुआ है। जहां पोजीशन एक्स लिखा है और उसमें कुछ टी दिया है टाइम का कुछ फंक्शन दिया है तो इसका मतलब वो क्या होगा पोजीशन होगा या एस होगा या आर होगा कुछ भी हो सकता है दोनों में से तीनों में से वाले। और यहाँ पोजीशन है और यहाँ ली हमने वेलोसिटी और वेलोसिटी को यहाँ पे क्या दिख सकता है वेलोसिटी v से दिखेगी v से दिख गया। और लास्ट में लेते हैं एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं a से और ये सारे वेक्टर क्वांटिटी ये आगे पता चल गया क्या है। तो हमने तीन चीज अलग ली एक पोजीशन लिया वेलोसिटी लिया और साथ ही साथ लास्ट वाला जो भाग है वो किसका है एक्सेलरेशन। ठीक है तो पोजीशन और वेलोसिटी ये मान लो चेंज होता है और वेलोसिटी से क्या होता है एक्सेलरेशन हमें मिल जाता है। कैसे मिलेगा अब देखो यहाँ पे जब मैं पोजीशन से कहा जाता हूँ वेलोसिटी पे तो जाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगता है कुछ टाइम भी लगेगा समय भी और वेलोसिटी से क्या लगेगा वेलोसिटी से जब एक्सेलरेशन पे जाएंगे तो वहां पे कुछ टाइम लगेगा टी टाइम लगेगा। समझ लो कि जब पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा जिसको हम क्या करते हैं भाई वेलोसिटी है वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो चेंज ऑफ पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा पोजीशन का मान लो मैं पोजीशन को चेंज कर दूं तो क्या मिलेगा हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो इसका मान लो हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं डिफरेंशिएशन किसका कर दे क्या बोलते हैं पोजीशन का कर दे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और इसका उल्टा रिवर्स क्या है कि मान लो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन कर दे भले क्या नाम है एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है बस इतना ही है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का अब इसका उल्टा कर दे मतलब इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन कर दे किसका एक्सेलरेशन दिया हो और एक्सेलरेशन का जो हमें
इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिल जाएगा पोजीशन। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रूल कि भाई पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका उल्टा कर दे रिवर्स कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो मिल जाएगा पोजीशन। ये हो जाएगी बात है। अब जो डिफरेंशिएशन होता है ये हमेशा किसके लिए होता है, स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए। लेकिन हम इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, उसी स्मॉल चीज को ऐड कर करके कोई भी एक लार्ज चीज हम बना रहे हैं। जैसा मान लो कि भाई कहीं भी एक छोटा सा एक चेंज आया, जैसे मान लो ये हमारा पेन है, मैं इसको हल्का सा, बहुत हल्का सा क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँ तुम्हें कि इसमें वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कुछ भी, तो वहां पोजीशन लेनी पड़ेगी, वो डिफरेंशिएशन, वो सब अलग बात है। तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसके लिए होता है, स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, जिसको हम डी से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल डी से। और इंटीग्रेशन किसके लिए करते हैं, हमेशा जो छोटी छोटी चीजें से बड़ी चीज बनानी होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी जैसे मान लो इसका मेरे को इस बोर्ड का ही क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक छोटा सा इसका मास काटूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रूल।